बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो वीडियो टॉपिक है, वो है अल्ट्रासाउंड KUB। इससे पहले जो मैंने मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस अपलोड की थी, वो वीडियोस ज़्यादा उनमें फ़ोकस किया हुआ था सोनोग्राफर्स को, वो सोनोग्राफर्स के लिए ज़्यादा अहम थी। ये जो वीडियो है ये जनरल फिजिशियंस के लिए, आम पब्लिक के लिए, वो सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि ये समझना चाहते हूँ कि अल्ट्रासाउंड KUB की रिपोर्ट को कैसे समझा जाता है, या अल्ट्रासाउंड KUB की रिपोर्ट में जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं उनका क्या मतलब होता है। तो आम तौर पर तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी टर्म्स होती हैं, वो अपनी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं और अपने टर्म्स में वो रिपोर्ट्स लिखते हैं, उनकी अपनी वर्डिंग्स होती है। लेकिन बहुत सारी वर्डिंग्स, बहुत सारी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं और फिर आपको उनको समझने में परेशानी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। आप से मैं ये गुजारिश तो नहीं करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो आपको सीखना चाहते हैं कुछ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स के हवाले से, कुछ जो है वो रेडियोलॉजी के हवाले से, तो आप ख़ुद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मैं जितनी वीडियोस भी अपलोड करूँगा वो बहुत आसान उर्दू में, और उनको जो हिंदी समझने वाले लोग हैं वो भी समझ सकेंगे। जितनी सारी वीडियोस इस वक्त तक यूट्यूब पर मौजूद हैं वो सारी जो है इंग्लिश में है या दूसरी लैंग्वेजेस में है, तो उर्दू में आपको बहुत आसानी होगी। तो बात करते हैं अल्ट्रासाउंड KUB की। तो जो KUB है यानी कि किडनी, यूरेटर्स और ब्लैडर, यानी कि दोनों गुर्दे, दोनों यूरेटर्स और आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसको मसाना कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स के में जो है वो क्लिनिकल हिस्ट्री लिखी होती है, ठीक है। तो क्लिनिकल हिस्ट्री में जो भी मरीज़ क्लिनिकल हिस्ट्री बताता है वो रिपोर्ट्स वाले जो है वो उसके ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे लिख देते हैं। आप भी जब मरीज़ को अल्ट्रासाउंड के लिए भिजवाएं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके ऊपर लिखें कि अल्ट्रासाउंड जो है वो जो आप करवा रहे हैं वो किस वजह से करवा रहे हैं। फ्लैंक पेन है KUB करवा रहे हैं, यूरिन के अंदर बर्निंग है तो KUB करवा रहे हैं, या कोई दूसरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अल्ट्रासाउंड KUB करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें राइट एंड लेफ़्ट किडनी दोनों जो है वो मर्ज करके लिखे होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें राइट एंड लेफ़्ट किडनी जो है वो अलग अलग लिखे होते हैं। लेकिन मैं आपको, जैसे इस रिपोर्ट में राइट एंड लेफ़्ट किडनी का अलग अलग इन्होंने जो है चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, तो मैं आपको जो है वो इस रिपोर्ट में जो है वो मर्ज करके ही समझाऊंगा। जो राइट के लिए अगर आपको समझाऊंगा तो वही चीज़ें सारी लेफ़्ट पर भी जो है वो वैसे ही जो है ना वो लेफ़्ट पर भी आप समझेंगे। तो सिर्फ साइड का जो है आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए कि वो राइट साइड लिखा हुआ है या लेफ़्ट साइड लिखा हुआ है। तो सबसे पहली जो बात है वो साइज़ की है। तो साइज़ के हवाले से ये है कि किडनी का साइज़ क्या है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो आम तौर पर जो किडनी की लंबाई होती है, जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, वो 8 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है मरीज़ की जो है वो हाइट एंड बिल्ड पर, फिज़िक पर। कोई पेशेंट बहुत भारी, चौड़ा, लंबा तड़ंगा है तो उसके किडनीज भी ज़ाहिर सी बात है बड़े होंगे, हो सकते हैं 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबाई के हों। फिर दूसरी जो अहम बात होती है, जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर से लेकर 6 सेंटीमीटर तक की होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉर्टिक्स की जो थिकनिंग होती है वो बहुत सारी रिपोर्ट्स में मेंशन होती है, ठीक है, जिसको CT करके जो है लिखा जाता है, मेजरमेंट लिखा जाता है कि वो 0.9 जो है सेंटीमीटर की है या 1.5 की है। तो वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक की कॉर्टिकल थिकनेस जो है वो होती है। अब सरफेस जो है वो नॉर्मल है या जो है वो स्मूथ है या इरेगुलर है। तो सरफेस क्या चीज़ है, सतह, यानी जो किडनी है उसकी जो सतह है वो सरफेस जो है वो रेगुलर है या इरेगुलर है, या स्मूथ है या स्मूथ नहीं। तो जब सरफेस की अबनॉर्मलिटी होती है तो हमें साथ पेरेन्काइमा को और साइज़ को भी देखना पड़ता है, ठीक है। पेरेन्काइमल इकोजेनेसिटी के साथ साथ सरफेस जब अगर इरेगुलर होगा तो हम देखेंगे पेरेन्काइमल इकोजेनेसिटी कैसी है, कॉर्टेक्स और मेडुला कैसा है, ठीक है, और उसका साइज़ कैसा है। ये सब चीज़ों को भी साथ फिर हम देखेंगे। फिर पेरेन्काइमल जो इकोजेनेसिटी है, इसको जो हम अल्ट्रासाउंड के अंदर देखते हैं, रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है। तो अगर ये नॉर्मल होगी तो अगर साइज़ भी नॉर्मल होगा तो लिखा होगा नॉर्मल साइज़ एंड शेप बोथ किडनीज, या राइट या लेफ़्ट किडनी जो भी, ठीक है। और सरफेस भी जो है ना वो स्मूथ लिखा होगा या नॉर्मल लिखा होगा या इंटेक्ट लिखा होगा, ठीक है। जो भी इंग्लिश के वर्डिंग जो डॉक्टर इस्तेमाल करेगा। पेरेन्काइमा इकोजेनेसिटी, अब अगर नॉर्मल होगी तो लिखा होगा नॉर्मल इकोजेनेसिटी ऑफ रीनल पेरेन्काइमा,
ठीक है, कि रीनल पेरेन्काइमा की इकोजेनिसिटी जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, अब रीनल पेरेन्काइमा की जो इकोजेनिसिटी है ना, पेरेन्काइमा क्या चीज़ होती है ये आपको मालूम होना चाहिए कि पेरेन्काइमा का मतलब होता है फंक्शनल पार्ट ऑफ द एनी ऑर्गन। जिस भी ऑर्गन का जो फंक्शनल पार्ट होता है, जिसकी वजह से ऑर्गन काम करता है, वो पेरेन्काइमा कहलाता है। तो अगर पेरेन्काइमा के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी होगी, उसकी इकोजेनिसिटी के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी अल्ट्रासाउंड में मिलेगी, तो इसका मतलब है कि पेरेन्काइमा ठीक नहीं है, वो वाला हिस्सा ठीक नहीं है जो कि आपका जिस हिस्से की वजह से आपका पूरा गुर्दा काम करता है। तो फिर आप उसको देखेंगे, रूल आउट कराएंगे कि क्यों पेरेन्काइमा जो है वो ठीक नहीं है, उसके अंदर कैसी एब्नॉर्मलिटी है कि पेरेन्काइमा जो है वो आपका ठीक नहीं है। तो इसके अंदर जो है इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है पेरेन्काइमा इकोजेनिसिटी नॉर्मल है। ठीक है, ग्रेड कौन सा है जी, 1 है, 2 है या 3 है। ठीक है, नॉर्मल है या इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड। तो एक बात याद रखें, जो ग्रेडिंग है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये अल्ट्रासाउंड पे फाइनल जो है वो आप ना समझें। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में अगर ग्रेडिंग लिखे तो फाइनल ना समझें। ग्रेडिंग के लिए GFR जो है बाकायदा एक सिस्टम है, बाकायदा फार्मूला है, GFR के ज़रिए हम ग्रेडिंग निकालते हैं। फिर मैं कभी अगर आप GFR के बारे में जानना चाहते हो तो फिर मैं आप कभी जो है ना दूसरी वीडियो बना के GFR के हवाले से वो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो जो पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा या तो नॉर्मल होता है या वो स्लाइटली इंक्रीज़ होता है, या जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना इंक्रीज़ होता है। ठीक है, मोर इंक्रीज्ड होता है, या जो है हम उसको कहते हैं कि वो इकोजेनिक इन टेक्सचर होता है। तो नॉर्मल पेरेन्काइमा होगा तो ठीक है, और अगर लिखा होगा कि रीनल पेरेन्काइमा ठीक है इकोजेनिक या मोर इकोजेनिक या स्लाइटली इकोजेनिक, तो इसका मतलब ये समझें कि जो पेरेन्काइमा है उसके अंदर सख्ती आना शुरू हो गई है, यानी जो गुर्दे के टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनके अंदर हार्डनेस होना शुरू हो गई है, उसका जो टेक्सचर है वो इंक्रीज़ हो गया है, सख्ती हो गई है। और डिक्रीज़ की सूरत में मुमकिन है कि वहाँ पर कोई जो है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो, वहाँ पर मुमकिन है कि नेफ्राइटिस हो, लेकिन नेफ्राइटिस को भी हम अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म करने के लिए बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी साथ देखना पड़ता है। तो पेरेन्काइमा, अगर ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, अगर इंक्रीज़ होगा कि भाई जो पेरेन्काइमल इकोजेनिसिटी है वो अगर इकोजेनिक होगी या इंक्रीज्ड होगी ज़्यादा, तो उसका मतलब ये है कि पेरेन्काइमल डिजीज़ है, जिसको आमतौर पर रीनल फेलियर की तरफ मरीज़ जा रहा है कहा जाता है, या रीनल फेलियर के जो मरीज़ होते हैं उनकी पेरेन्काइमल इकोजेनिसिटी बढ़ी हुई होती है। और अगर डिक्रीज़ होगी पेरेन्काइमल इकोजेनिसिटी, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी रिपोर्ट में लिखा हो कि रीनल पेरेन्काइमल इकोजेनिसिटी शोज़ डिक्रीज़, तो डिक्रीज़ का मतलब ये होगा कि उसका जो वहाँ पर जो है वो जो टेक्सचर है वो ब्लैक हो रहा है, गुर्दा जो है यानी कि अल्ट्रासाउंड में ब्लैक नज़र आ रहा है, ब्लैक की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसकी जो सख्ती है वो कम हो रही है, वहाँ पानी जो है ना बढ़ रहा है, तो ये आमतौर पर नेफ्राइटिस वगैरह की जो कंडीशन होती है उसमें डिक्रीज़ होता है। लेकिन बहुत कम ही जो है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको रीनल पेरेन्काइमल की इकोजेनिसिटी डिक्रीज़ मिलती है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है जो अहम है, जो रिपोर्ट में देखी जाती है, वो फोकल मास और लीजन। अच्छा, फोकल मास और लीजन, फोकल मास जी एब्सिस भी हो सकता है, फोकल मास जो है वो सिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, फोकल मास इसके अलावा जो है सॉरी, फोकल मास जो है ना कोई सिस्ट हो सकती है। ठीक है, या जो है कोई एंजियोमायोलाइपोमास हो सकता है। ठीक है, रीनल के अंदर रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जो किसी फोकस की हुई जगह पर मास हो, कोई लीजन हो। ठीक है, अब अगर कोई फोकल मास सीन होगा तो उसमें लिखा होगा, ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में लिखा होगा हेट्रोजेनियस एरिया मेजरिंग सो ऑन सो ए सीन। ठीक है, इन लोअर पोल ऑफ राइट किडनी। ठीक है, कि वो हेट्रोजेनियस है, एरिया है। ठीक है, जो कम्प्लेक्स किस्म का है, या हाइपो इक्विक एरिया लिखा होगा, या एन इक्विक एरिया लिखा होगा। ठीक है, आगे लिखा होगा फाइंडिंग्स आर मोस्ट लाइकली ड्यू टू सिंपल सिस्ट। ठीक है, या एब्सेस या एंजियोमायोलाइपोमा। ठीक है, जो भी लिखा होगा तो वो उसको बहुत सारे लोग कंक्लूड भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट भी करते हैं कि जो है ये जो चीज़ नज़र आ रही है हमें इस तरह की लग रही है, इस तरह की हो सकती है। तो ये फोकल मास होते हैं। कॉर्टेक्स और जो मेडुला की अगर हम बात करें तो कॉर्टेक्स और मेडुला जो है ये पेरेन्काइमा होता है आपके गुर्दे का। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, तो ये गुर्दे का जो है वो पेरेन्काइमा होता है। ठीक है, इसको देखा जाता है साइज़ को, इसके टेक्सचर को देखा जाता है कि इसका टेक्सचर कितना है, साइज़ कितना है, टेक्सचर जो है इसका इंक्रीज़ तो नहीं हो गया। ठीक है, साइज़ कम तो नहीं हो गया। अगर कॉर्टेक्स और मेडुला का साइज़ कम होता है तो इसका मतलब ये है कि रीनल फेलियर की तरफ मरीज जा रहा है। अब कॉर्टेक्स और मेडुला का भी जो है ना साइज़ कम हुआ है, ओवरऑल किडनी का साइज़ भी कम हुआ है, और पेरेन्काइमा भी जो है ना वो इकोजेनिक हुआ है, इकोजेनिसिटी बढ़ी हुई है रीनल पेरेन्काइमा की। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि मरीज जो है वो रीनल फेलियर की तरफ जा रहे हैं। फिर कुछ रिपोर्टों में कंक्रीशन लिखी होती है, तो कंक्रीशन की क्लिनिकली कोई अहमियत नहीं है।
कोई चीज़ नहीं होती कंक्रीशन क्लिनिकली आप जिसको देखेंगे और आप कहें कि भाई अब इसको इलाज की ज़रूरत है या कोई परेशानी की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि कचरा है, तो गुर्दे के अंदर तो वैसे ही कचरा होता है, उसका तो काम ही जो है ना वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है ना बाहर निकालना है। तो कंक्रीशन अगर किसी रिपोर्ट में हो तो उसको आप जो है वो अपनी जो है वो क्लिनिकली जो है ना डायग्नोस के तौर पर नहीं लेंगे, ना उसकी कोई ट्रीटमेंट है ना कोई चीज़ होती है। अगर स्टोन है तो स्टोन होता है, 2 मिलीमीटर का हो, 3 मिलीमीटर का हो, 4 का हो, 5 का हो, और अगर स्टोन नहीं तो नहीं होता, नहीं है इसका मतलब कुछ भी, ठीक है। तो कंक्रीशन को अक्सर रिपोर्ट्स में लिखा हुआ जो है ना आपको मिलता है कंक्रीशन इज सीन इन राइट किडनी या लेफ्ट किडनी, तो ये कंक्रीशन वाली बात ऐसे ही है। इसके हवाले से भी अगर आप डिटेल जो है वो जानना चाहें तो मैं आपको डिटेल वीडियो भी कंक्रीशन के हवाले से बना के अपलोड कर दूंगा। स्टोन्स हैं, कैलकुलस हैं, तो स्टोन्स की 2 टाइप जो अल्ट्रासाउंड के अंदर होती हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस और एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस। सॉरी। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस होते हैं उनका मतलब ये होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस हैं वो मरीज़ के गुर्दे के काम के अंदर रुकावट पैदा कर रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस की वजह से मरीज़ को दर्द भी शदीद होता है, वहाँ पर हाइड्रोनेफ्रोसिस भी होती है, मरीज़ जो है ना वो इरिटेट भी बहुत ज़्यादा होता है, उनको फौरी तौर पर रिमूव करने की ज़रूरत होती है, फौरी तौर पर बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। जबकि जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस होते हैं वो मरीज़ के अगर किडनी में पड़े रहें तो कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मरीज़ को दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। तो स्टोन की 2 टाइप होती हैं। अगर एक स्टोन होता है तो रिपोर्ट में सिंगल कैलकुलस या ए कैलकुलस या ए स्टोन लिखा होता है। अगर मल्टीपल होते हैं तो मल्टीपल स्टोन या मल्टीपल कैलकुलस या कैलकुलाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, साइज़ भी जो है ना वो डिपेंड करता है। अगर पेल्वस के अंदर है तो साइज़ अगर छोटा है तो वो ख़तरनाक हो सकता है, यूरेटर में आगे फंस के मरीज़ को पेन कर सकता है, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो कोरिलेट करती है स्टोन के साथ, ताल्लुक होता है इसका स्टोन के साथ। अगर स्टोन होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो मरीज़ को हाइड्रोनेफ्रोसिस भी होती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस में लिखा होता है कि अच्छा कुछ रिपोर्टों में फुलनेस इज सीन इन राइट किडनी या लेफ्ट किडनी लिखा होता है, तो फुलनेस का मतलब भी होता है कि थोड़ी सी मामूली सी हाइड्रोनेफ्रोसिस। और कुछ रिपोर्टों में लिखा होता है मिनिमल हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि मामूली सी हाइड्रोनेफ्रोसिस है, ठीक है, या जो है माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि मामूली सी हाइड्रोनेफ्रोसिस है, या मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि दरमियाने दर्जे की हाइड्रोनेफ्रोसिस है। वो ग्रेडिंग है, अगर आप ग्रेडिंग के हवाले से भी जानना चाहें तो मैं इसके हवाले कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको इसके हवाले से अलग से वीडियो बना के जो है वो ग्रेडिंग की भेजूंगा। इस तरीके से अगर मैसिव है, ठीक है, तो उसको मैसिव भी जो है ना या सीवियर किस्म की हाइड्रोनेफ्रोसिस भी मेंशन हो सकता है। तो अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस ज़्यादा है तो फिर मरीज़ को आपको फौरी ट्रीट करने की ज़रूरत है। 6 महीने तक अगर किसी गुर्दे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन रहती है और वो गुर्दे के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस रहती है तो गुर्दा जो है वो फेलियर की तरफ जा सकता है। इसी तरीके से यूरेटर के अंदर जो है वो लिखा होता है कि जो यूरेटर अगर नॉर्मल है तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर मेंशन नहीं होता, लेकिन अगर कोई स्टोन जो है वो यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन, वो वाला जंक्शन जो मसाने के साथ जाके मिलता है, ठीक है ना, गुर्दे से निकल कर मसाने के साथ जाके मिलता है, तो वहाँ पर अगर कोई जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई रुकावट हो तो फिर यूरेटर डायरेक्ट मिलता है और वो स्टोन भी मिलता है, तो फिर आप उसमें आपको जो है वो हाइड्रो यूरेटर मिल सकता है रिपोर्ट के अंदर। यही सब चीज़ें जो है वो लेफ़्ट किडनी के अंदर भी होंगी, दोनों किडनीज़ के अंदर होंगी। और अब बात करते हैं इसी किडनी की यूरिनरी ब्लैडर के हवाले से। तो यूरिनरी ब्लैडर अल्ट्रासाउंड के अंदर जो है वो आमतौर पर यूरिनरी ब्लैडर अगर नॉर्मल साइज़ का है, डिस्टेंडेड वगैरह, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड नहीं है, चूँकि आमतौर पर 350 से लेकर 500 ml तक यूरिन नॉर्मली जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बांट सकता है। लेकिन अगर कुछ मरीज़ ऐसे हों कि जिनका यूरिनरी ब्लैडर बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड हो तो फिर लिखा होता है यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंडेड या इनएडिक्वेटली फिल्ड लिखा हो, तो उसका मतलब है कि उस वक्त जब अल्ट्रासाउंड हुआ उस वक्त फिल नहीं था। तो इनएडिक्वेटली फिल्ड अगर लिखो तो आप मरीज़ को वापस भेजें अल्ट्रासाउंड सेंटर, उसको बोलेंगे भाई मरीज़ का यूरिनरी ब्लैडर फिल करके अल्ट्रासाउंड करो, ताकि पता चले कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, ठीक है। फोकल मैस या लेजन, वही जो मैंने आपको बता दिया, कोई सिस्ट है, कोई एब्सेस है, ठीक है, कोई कार्सिनोमा है या कोई इस तरह की कोई चीज़ है, तो फोकल मास अगर लिखा होगा तो वो उसका लिखा होगा कि भाई कुछ लोग तो डायरेक्ट फोकल मैस लिखते हैं, कुछ लोग तो हाइड्रोजेनियस एरिया अगर होगा तो लिखेंगे हाइड्रोजेनियस एरिया मेजरिंग, कुछ लोग लिखते हैं हाइपो इक्विक होगा तो हाइपो इक्विक एरिया मेजरिंग। तो जो भी एरिया होगा मेजर करके लिखेंगे, वो राइट लेटरल वॉल पर है, लेफ्ट लेटरल वॉल पर है, फिर आपको वो बताएंगे भी कि ये जो चीज़ है ये मुमकिन है कि एब्सेस हो, मुमकिन है कि जो है वो मैस हो, मुमकिन है कार्सिनोमा हो, ठीक है। वाल जो है वो नॉर्मल, तो वाल की आमतौर पर हर रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है वाल थिकनेस इंक्रीज, ठीक है, और सिस्टाइटिस। तो सिस्टाइटिस के हवाले से मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सिस्टाइटिस हर मरीज़ को नहीं होता, अलबत्ता अगर वॉल थिकनेस है तो फिर आप देखें सिम्टम क्या आ रहे हैं, मरीज़ को बार बार यूरिन तो नहीं आ रहा, बर्निंग तो नहीं हो रही, इस तरह के अगर सिम्टम है तो फिर आप सोच सकते हैं कि मरीज़ को साथ सिस्टाइटिस होगा। और अगर वॉल सरफेस रेगुलर है या इरेगुलर है, तो ज़्यादातर पेशेंट की वॉल सरफेस रेगुलर ही होती है, और इरेगुलर वॉल सरफेस का मतलब ये है कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ पर नेक्रोसिस भी हो रही है, वहाँ पर कोई एब्नॉर्मलिटी चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप मरीज़ अगर वॉल थिक है,
ठीक है, वॉल सरफेस इरेगुलर है, ठीक है, तो फिर आप मरीज़ की जो है ना आप बेहतर है कि आप उसको फॉलो अप कराएं यूरिन CS के साथ, ठीक है। अगर उससे भी नहीं होता तो फिर आप सिस्टोस्कोपी की तरफ जाएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि KUB जो है ना रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आमतौर पर होती हैं, ठीक है। ख़ास चीज़ें जो हैं वो मैं दोबारा जो है रिपीट कर देता हूँ, जिसके अंदर जो है वो पेरेन्काइमल एक इकोजेनेसिटी होती है, ठीक है। अगर वो इंक्रीज़ हो जाए तो उसका मतलब ये है कि मरीज़ रिनल फेलियर की तरफ जा रहा है और उसके अंदर साथ साथ साइज़ भी गुर्दे के कम हो रहे हो, तो फिर आप समझ लें हाइड्रोनेफ्रोसिस है। सिर्फ हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर रिपोर्ट में लिखी हुआ आ रही हो तो आप सोचें कि कोई स्टोन हो सकता है, फिर उसको रूल आउट कराएं, फिर CT पाइलोग्राम कराएं, एक्सरे कराएं, क्योंकि आमतौर पर बग़ैर स्टोन के हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं होती। जब स्टोन होता है तो ही हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, तो ही रुकावट होती है। उस स्टोन को रूल आउट करें, वो स्टोन कहाँ पर है, यूरेटर में है, पेल्विक यूरेटर जंक्शन में है, यूरेटर वेजाइकल जंक्शन में है, ठीक है। अगर मरीज़ को जो है ना वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो वॉल थिक लिखा हुआ है, उसका साइज़, अच्छा साइज़ अगर यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंडेड हालत में होगा तो 3 मिलीमीटर तक नॉर्मल होता है साइज़, और 3 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं थिक वॉल हो गई है, ठीक है। और अगर डिस्टेंडेड हालत में नहीं है, ठीक है, पार्शली फिल्ड है, तो उस सूरत में जो है वो 5 मिलीमीटर तक जो है वो वॉल का साइज़ नॉर्मल होता है। और अगर इरेगुलर हो रही है तो फिर आप उसको, जैसे मैंने बताया, आपको CS से फॉलो करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए इस तरह की जो है वो वीडियोज़ बना के अपलोड कर दिया करूँ और आप लोग इससे फ़ायदा हासिल किया करें। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो है वो मेरा हौसला जो है वो बुलंद हो और मैं आप लोगों के लिए वीकली बेसिस पे कम से कम जो एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।